नमस्कार दोस्तों, आप सब का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंसुलेशन में ही अब देखेंगे हीट बजट, इसका क्या क्या होता है। हीट बजट आप सुने होंगे नाम, यहाँ हिंदी में ऊष्मा बजट है। लेकिन अगर ऊष्मा या हीट को हम अलग कर देते हैं तो बजट से अगर समझते हैं, बजट आप जानते होंगे कि बजट बनता है, देश का भी बजट बनता है, राज्य का बजट बनता है। बजट क्या होता है? कुल आय का लेखा जोखा होता है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इसी का जो लेखा जोखा होता है, अकाउंटिंग होती है, वही होता है बजट। ठीक, बजट आपने भी बनाया होगा। अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको मंथली पैसा आता होगा, तो उसमें भी आप सोचते होंगे कि किस हिसाब से हमको बजट बनाना है, किराया देना है ना, मोबाइल का जो है रिचार्ज करवाना है, कोचिंग की फ़ीस या फिर खाने का व्यवस्था करना है, उसी में सब्जी उब्जी का, उसी में किसी विशेष व्यक्ति को कुछ खिलाना भी रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं मान लीजिए कि यही है, क्या है, बजट है। आप मतलब दिमाग में लगा लेते हैं कितना पैसा आया हमको मंथली में, और इस हिसाब से हमको मैनेज करना है। अगर किसी में कम आ जाए, किसी में ज़्यादा, तो उस हिसाब से आदमी मैनेज करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी है हमारा, इसमें भी इंसुलेशन आता है सूर्य के द्वारा ना, जो है शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से। ठीक, और इसमें भी अब कितना आता है कितना जाता है, किस हिसाब से, अगर मान लीजिए इंसुलेशन आता रहे, पृथ्वी की हीट बढ़ती रहे, बढ़ते भी इतना हो जाए कि यहाँ जीवन ही ना संभव ना हो पाए, तो इस हिसाब से पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वह इस हिसाब से बजट का मतलब हीट का बैलेंस बना के रखती है कि जो हमारा जो है जीवन संभव हो सका है। ठीक है, आइए उसको जानते हैं किस प्रकार से हीट आता है, कितना कैसे जो है फिर जाता है, किस किस जो है चरणों में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आपको हीट बताने से पहले आपको यहाँ दिखाएंगे एक तस्वीर, आपको शायद दिख रही होगी, जो है डायग्राम, कि हमने सूर्य बनाया है और नीचे पृथ्वी है। किसी भी वस्तु का जो है, जब मतलब कोई भी पिंड हो, अंतरिक्ष पिंड हो, अगर वह ज़्यादा हीट है, ज़्यादा गर्म है, तो उसमें से शॉर्ट वेव निकलता है। जो कम गर्म होता है उसमें से जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलता है। जैसे मान लीजिए ये है सूर्य की जो है सतह की जो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है उसका, बहुत ज़्यादा होता है। और वह जब उसकी किरणें निकलती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से निकलती हैं। कहने का मतलब जिस पिंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी भी निकलेगी बहुत ज़्यादा, और उसका जो वेवलेंथ है वह शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। वहीं इसका अपोजिट देखेंगे, पृथ्वी का अगर देखेंगे तो मतलब किसी भी पिंड का देख लीजिए कि अगर उसका टेम्परेचर कम है तो एनर्जी भी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ उसका होगा बहुत लॉन्ग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देख रहे हैं, ये है जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, और जो इंसुलेशन तो दिन के समय निकलता है, दिन के समय मिलता है, लेकिन जो दीर्घ पार्थिव तरंग है वह जो है रात में भी निकलता है और दिन में भी निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, आप देख रहे हैं, वहीं सूर्य का जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सूर्य का तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ से शॉर्ट वेव निकलता है। यहाँ पृथ्वी की तापमान कम होने के कारण यहाँ जो है दीर्घ पार्थिव तरंग निकलता है। ठीक, लॉन्ग वेव निकलता है इधर। ठीक, इसको अब जानने के बाद अब आइए हीट बजट देखते हैं हम। हीट बजट में कुछ देखना नहीं दोस्तों, ये जो हम बनाए हैं एक एक करके समझेंगे अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम सबसे आसान फिगर बनाने का प्रयास किया है, मतलब अपने द्वारा, कि मुझे लगता है कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे क्योंकि हम सबको भी बहुत पहले कन्फ्यूजन होता था कि जैसे अब लोग हम जैसे मान लीजिए हम सब कोचिंग पढ़ रहे हैं, अब लिख दिए कि हीट बजट। ठीक है, और हीट बजट में लिख दिए, अब उसमें सिर्फ पैरा लिखा रहे हैं, बस समझा रहे कि इतना यहाँ से आया इतना यहाँ से गया, उस समझ में नहीं आता था। और दूसरी बात वो पैरा में लिखा देता था तो और कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक है, इसीलिए हम मतलब फिगर थोड़ा चेंज किए हैं, आसान भाषा में लिखे हैं, मतलब आसान भाषा में बनाने का प्रयास किए हैं, और पूरा हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे तब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, हमने बनाया है एक जो है बॉक्स बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब मान लीजिए कि ये है ना वायुमंडल, और यहाँ से जो लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से देखो हम लिखे हैं अर्थ सरफेस, तो यहाँ से ये है अर्थ सरफेस, और पृथ्वी की ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक, पृथ्वी की सतह से नीचे वाला पार्ट है, और यहाँ से वायुमंडल शुरू यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल है। ठीक है, इतनी बात जानिए, ये एटमॉस्फेयर मतलब जो है वायुमंडल है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पे जो मान लीजिए कि जो सूर्य के द्वारा किरणें आ रही हैं, तो उसको मान लेते हैं, मतलब सरल भाषा में 100 यूनिट मान लेते हैं, या हम 100% भी कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए किया गया, सरलीकरण के लिए किया गया है ना, समझने में आसानी होती है। ठीक,
तो जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि 100 यूनिट है 100 यूनिट जो है पृथ्वी पर आने का प्रयास कर रही है, क्या जो है शॉर्ट वेव, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे आने का प्रयास कर रही है। अब मान लीजिए वहाँ से 100 यूनिट चली, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से जो है वायुमंडल, ये वायुमंडल है पूरा, तो वायुमंडल में से 32 यूनिट जो है सीधा और सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कैसे कि शॉर्ट वेव के माध्यम से आ रही है, लेकिन शॉर्ट वेव के माध्यम से ही जो है लघु तरंग विकिरण के माध्यम से ही चली जाती है। इसका ब्रेकअप अगर देखें, मतलब इसको अगर हम तोड़ें कैसे कैसे क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, हाँ यहाँ पे देखेंगे 32 का जो है जो 5% जो होता है ना, वह स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन के माध्यम से ही वापस चला जाता है जैसे, ठीक है। फिर 21 जो है यूनिट जो है अगर हम बात करें तो क्लाउड के सरफेस, जो क्लाउड होते हैं, जो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो है ना बादल पाए जाते हैं, बादल के प्रकार हम आगे देखेंगे ना, कई प्रकार के बादल होते हैं। तो जो बादल की जो सरफेस है, सतह है ना, उससे 21 यूनिट चला जाता है। कैसे चला जाता है, जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 6% क्या होता है, 6 यूनिट मान लीजिए तो अल्बेडो जानते हैं ना, हमारे पृथ्वी पे जो है हाई लैटीट्यूड मतलब उच्च अक्षांश पे ही बर्फ़ होते हैं, और यहाँ हाई अल्टीट्यूड मतलब पर्वतों पे भी होते हैं। तो यहाँ पर्वतों पे बर्फ़ होते हैं, यहाँ जो है उच्च अक्षांशों पे बर्फ़ होते हैं। तो इसके द्वारा भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट होता है। तो 6 यूनिट ये मान लीजिए आपका जो है हो गया, वाटर के माध्यम से, आइस के माध्यम से, इन तमाम प्रकार के माध्यम से जो है ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 5 और 21 ना 26 और 26 6 32, ये रहा 32 का ब्रेकअप, जो 32 का ब्रेकअप जो ऊपर चला गया, मतलब अंतरिक्ष में चला गया, ठीक है। अब हमारे पास 100 यूनिट में से जो है 32 चला गया। अब 32 का हमने ब्रेकअप यहाँ पर देख लिया कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है कितना, 68 यूनिट, ठीक है। अब उसमें से हम 18 यूनिट जो होता है दोस्तों, वह जो है वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। इसका ये ब्रेकअप देख लेते हैं, यह है 18। 3% या यूनिट, बात एक ही है, समझने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए यूनिट है तो हम यूनिट ही बोलेंगे। तो 3 यूनिट क्लाउड में अवशोषित हो जाता है, सरफेस से कुछ तो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन 3 यूनिट माना जाता है कि ट्रिवार्था के द्वारा दिया गया है, हम आपको बता दें। तो 3 यूनिट क्लाउड में अवशोषित हो जाता है, ठीक है, सोख लेता है। अब 15 यूनिट डस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है ना, वेपर्स हैं, विभिन्न प्रकार के कण हैं, तो उसके द्वारा जो है अवशोषित हो जाता है, सोख लेता है, वायुमंडल में ही रहता है। 18 यूनिट अब आ रहा है। तो 18 यूनिट अगर हम बात करें तो 18 यूनिट यहाँ मान लीजिए कि यहाँ रह गया, मान लीजिए 32 यूनिट चला गया अंतरिक्ष में, 18 यूनिट यहाँ रह गया, ठीक। अब हमारे पास कितना बचा है, 50 यूनिट, ठीक। 68 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास 50 यूनिट बचेगा, ठीक है। अब 50 यूनिट दोस्तों देख रहे हैं पृथ्वी की सतह पे पहुंच गया, और पृथ्वी इसको अवशोषित भी कर ली, ठीक। लेकिन निकालती कैसे है, धीरे धीरे निकालती है और विभिन्न रूपों में निकालती है, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं। पहला निकालती है, एक है जो है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 9 यूनिट निकालती है, ये जाती है वायुमंडल में, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वायुमंडल में ही तो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे निकलेगी, रिलीज हो जाएगी अंतरिक्ष में, ठीक है। तो यहाँ से 9 यूनिट निकला, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वायुमंडल में पहुँची, ठीक। अब इसका बढ़ गया क्योंकि यहाँ का 9 यूनिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद निकलता है लेटेंट हीट 20 यूनिट, लेटेंट हीट निकलता है 20 यूनिट। लेटेंट हीट क्या होता है दोस्तों, हम आपको अगर समझाने का प्रयास करें। मान लीजिए आप कटोरी में या लोटा में पानी लिए हैं, उसको गर्म करना चाहते हैं। मान लीजिए कि किसी बाल्टी से आप जो है लोटा में पानी लिए हैं या कटोरा में पानी लिए, किसी भी जो है पात्र में लिए हैं, तो मान लीजिए कम से कम उसका टेम्परेचर मान लीजिए 20% है, तो उसको 80% और देंगे तो 100% होगा, बॉइलिंग करने लगेगा। अब बॉइलिंग से और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उस टेम्परेचर में क्या होगा, कोई जो बॉइलिंग हो रहा है, अब वह ज़्यादा तो टेम्परेचर दे रहे हैं ना, आप टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा देंगे कि तब वही बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा जलवाष्प में ना, जलवाष्प ऊपर हो मतलब जाता ही है, आप देखे होंगे, तो वो लेटेंट हीट होता है एक प्रकार से। तो समुद्रों से ना, नालों से, झीलों से, विभिन्न जल राशियों से या विभिन्न पेड़ पौधों से ही वाष्पित होता है ना, जल ऊपर जाता है
और इंसुलेशन के माध्यम से सोखता है तो वायुमंडल में जाता है, तो 20 यूनिट यहाँ से जाता है तो वायुमंडल में ही रह जाता है। ठीक, ये है लैटेंट हीट के माध्यम से। ठीक है, और हम आपको बताना चाहें, जैसे हम आपको एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, समझ लीजिए, वैसे हम आगे जैसे रेनफॉल में हम बताएंगे। ये मान लीजिए ये आइस है, दिखाई दे रहा है, कहाँ बनाएं, यहीं बना लेते हैं। ये मान लीजिए दोस्तों आइस है, ठीक है, और ये वाटर है, ये है क्या है, वेपर है। वेपर मतलब है जलवाष्प है। ठीक है, अगर हम आइस को अगर हम 80 कैलोरी ऊर्जा दें तो यह बनेगा जल में। जल में जल का रूप ले लेगा। ठीक, 80 कैलोरी। ठीक है, लेकिन वही अगर जल उबालेंगे पहले बात, इसके बाद 100 डिग्री से 100 कैलोरी और मिलाएंगे, तभी इसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, 100 के आसपास होगी, क्योंकि अभी उबलेगा नहीं। जब उबलता है तब वाष्प पे बदलेगा। तो इसके बाद 500 यहाँ से जो है समझने वाली चीज़ तो नहीं, लेकिन समझा देते हैं। 540 कैलोरी अगर मिलाते हैं एनर्जी, तो यह वेपर में बदल जाती है। ठीक है, इसका जो है करेक्टरिस्टिक्स होता है। मिटाए कैसे, हाथ से, चलो कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। इसको हम आगे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने समझा कि यहाँ से जो है 9 यूनिट मैकेनिकल जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और 20 यूनिट लैटेंट हीट जैसे निकलता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है, तो ये भी वायुमंडल में रह जाता है। और आइए देखते हैं अगला देख रहे होंगे, ये है रेडिएशन के माध्यम से निकलता है क्लाउड में, और क्लाउड से फिर जो है काउंटर रेडिएशन आता है। मतलब एक बार रेडिएशन जाता है, लेकिन क्लाउड के द्वारा फिर यहाँ से नीचे की सतह से उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, फिर यहाँ आता है। तो जब पृथ्वी की सतह से क्लाउड में जाए तो उसको कहते हैं रेडिएशन, ना विकिरण। लेकिन फिर जो है काउंटर जो है रेडिएशन जब बादल से, वायुमंडल के बादल से पृथ्वी की सतह पर आए तो उसको कहते हैं काउंटर रेडिएशन। ठीक है, इसमें जो है आप देखेंगे 13 यूनिट वायुमंडल में जा रहा है। ठीक, और डायरेक्ट लैप्स हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट चला जाता है पृथ्वी की सतह से, वो 8 यूनिट मान लीजिए, यहाँ से 8 यूनिट लैप्स हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इतना समझ में आ गया है ना। मतलब मोटा मोटी देखिए कि 100 यूनिट वहाँ से आ रहा है, 32 यूनिट सीधा चला गया। कैसे गया, इसका ब्रेकअप हमने देखा है तोड़ करके। 5 यूनिट स्कैटरिंग, 21 यूनिट क्लाउड सरफेस और 6 यूनिट एलबीडो के माध्यम से चला गया, 32 हो गया है। ठीक है, अभी इधर ध्यान नहीं देना है। फिर हमने कहा 18 यूनिट वायुमंडल में अवशोषित हो गया, 3 यूनिट हो गया है क्लाउड के द्वारा, और 15 यूनिट डस्ट पार्टिकल, वेपर, धूल कण, दुनिया भर के जो है ये जो कण होते हैं उसमें अवशोषित हो गया। ठीक है, ये 18 यूनिट। फिर 50 यूनिट में 9 यूनिट निकला गया वायुमंडल में ना, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। लैटेंट हीट ये हो गया 20 चला गया, 13 चला गया रेडिएशन और काउंटर रेडिएशन के माध्यम से, उतना चला जाता है अवशोषित, और डायरेक्ट चला जाता है 8 यूनिट। अगर इन जो है चारों को जोड़े, ऐड करें, तो आप देखेंगे कि 9 + 20 29, 29 13 कितना होता है, अब जोड़ लीजिएगा, 29 13 + 8, तो कुल मिला के 50 यूनिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये जो 50 यूनिट हो गया, कहने का मतलब जितना पृथ्वी से आया था उतना ही चला गया वायुमंडल में। और वायुमंडल में देख रहे हैं, अगर इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा ना। अब 50 + 68 ना, जैसे मान लीजिए ये हम करें कि ये है 50, ये 18 है और ये 50 है। ठीक, ये 50 है, अब दोनों को मिलाएंगे तो 68 हो जाएगा। यही दोस्तों 68 धीरे धीरे करके जो है निकल जाती है। रात भर में जो है प्रक्रिया चलता रहता है, रात में दिन में भी निकलता है। हमने कहा था ना कि इंसुलेशन तो आती है दिन में, लेकिन जो है दीर्घ पार्थिव विकिरण जो है वो दिन में भी निकलती है और रात में भी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 32 यूनिट पहले निकल गई थी, अब 68 यूनिट जो है दोस्तों निकल गई थी जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये 100 यूनिट हो गया, कहने मतलब 100 यूनिट आई और 100 ही यूनिट चली गई अंतरिक्ष में। यही है पृथ्वी का जो है उष्मा बजट, हीट बजट। ठीक है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको और समझना है, समझना क्या, एक होता है ग्रीन हाउस। ठीक है, आप समझ लीजिए, यहाँ 1 मिनट, हाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ जगह है। देखिए अगर हम लिखें, ये है ग्रीन
हाउस, दरअसल ग्रीन हाउस होता नहीं है, ये होता है एक प्रकार से ग्लास हाउस, लेकिन बस नाम रख दिए हैं ना। आजकल नाम कहते हैं ना, नाम की बहुत वैल्यू होती है, नाम बिकता है। ये मान लीजिए कि एक हम घर बना रहे हैं, ये है घर, ठीक। घर बन गया है। अब ये घर ईंट का नहीं है, ना ही मिट्टी का है, ये है ग्लास का, कांच का। आप कांच जानते हैं ना, कांच और मिरर में आप जो है अंतर जानते होंगे। ये है शॉर्ट वेव, ठीक है, लेकिन यहाँ से निकलता है लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव निकल नहीं पाता, निकलता है लेकिन 80% निकलता है, 20% यहीं रह जाता है। अभी हम बताते हैं, पहले अंतर जान लीजिए मिरर और शीशा का। जो मिरर होता है, मिरर के पीछे जो है, पहली बात शीशा जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके सामने जो है शीशा लगती है, 4 व्हीलर में आर पार दिखता है, उसको शीशा कहा जाता है ना, ग्लास कहा जाता है, कांच कहा जाता है। वहीं मिरर क्या होता है कि मिरर में मान लीजिए कि ये है मिरर है, तो जो है मिरर क्या होता है कि इसके पीछे एक लेयर लगा दी जाती है जो शक्ल जो है आर पार ना हो पाए। हम जिससे हम चेहरा देखते हैं वो मिरर होता है, दर्पण होता है। वहीं कांच जो होता है, ग्लास जो होता है, वो आर पार दिखाई देता है ना, अंतर जान के ना। अब आइए देखते हैं। देखिए ग्रीन हाउस क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए ये पहली बात तो देखो ये होता कहाँ है, ये ग्रीन हाउस की फार्मिंग कहाँ होती है। पहली बात तो जहाँ इंसुलेशन की कमी होगी वहीं होगा। पहली बात कहाँ होगी, पहली बात जो है हाई अल्टीट्यूड होता है, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में अगर हम बात करते हैं, लद्दाख में देखते हैं यहाँ होता है। और जो है पोलर एरियाज में होता है ना, ध्रुव के आसपास क्षेत्र, जैसे मान लीजिए आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ना, उत्तरी रसिया, कनाडा, इन सभी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ग्रीन हाउस फार्मिंग। ग्रीन हाउस क्या मतलब वही कांच। इधर देखेंगे कांच लगा दिया गया है, इधर भी कांच, इधर भी कांच। अब मान लीजिए इसको बंद कर दिया गया है। इंसुलेशन शॉर्ट वेव के माध्यम से अंदर चला आता है, हीट भी चली जाती है, एनर्जी भी चली जाती है। लेकिन जब दीर्घ पार्थिव निकलता है, मतलब इसका जो रेंज बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत जो है क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, तो अंदर चली जाती है। लेकिन जब ऊर्जा निकल नहीं पाती है, लगभग 80% ही ऊर्जा निकलती है, 20% रह जाती है। और निरंतर यह 20% आते एक ऐसा टेम्परेचर बन जाता है यहाँ कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर बन जाता है। यहाँ जो है साग सब्जियाँ, फूल वूल उगाया जाता है, तो इसीलिए जो हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए इस वजह से इनको ग्रीन कहा जाता है। एक ग्रीन हाउस नहीं है, वैसे कांच का हाउस है ना। जैसे खपड़ेल का घर होता है, पक्का घर होता है, बताते नहीं खपड़ेल का, उसी प्रकार से है कि इसके अंदर जो साग सब्जी उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और टेम्परेचर खोल के बाहर मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ना। खोल दिए, अब टेम्परेचर यहाँ से निकल गया, फिर बंद कर दिए, टेम्परेचर बना रहा, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक। ग्रीन हाउस फार्मिंग यही कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे गर्मी में के समय अगर आप 4 चक्का ना 4 व्हीलर अगर धूप में छोड़ देते हैं तो कांच चारों कांच बंद रहता है, तो आप फिर जाते हैं 1 घंटा बाद देखते हैं पूरा अंदर जो है बहुत गर्मी फील होती है, तो आप कांच खोल के जो है उसको ठंडा करते हैं। तो वही एक प्रकार को वही हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो इंसुलेशन आता है उसको इकट्ठा करके जो है एक अच्छा खासा टेम्परेचर बना लेते हैं, जो है जितना जो है ज़रूरत होता है यहाँ साग सब्जी और फूल को उगाने में, तो जो है उतना बना लेते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। तो ये रहा ग्रीन हाउस फार्मिंग। हमें जो है लगता है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, तो आपको पक्का निश्चित ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।